हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एंथ्रोपोलॉजी के जो रिलेशनशिप होते हैं दूसरे साइंस से, वो कैसे संबंधित है, जैसे सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, लाइफ साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इन सब से मानव विज्ञान किस प्रकार से संबंधित है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन पैलेंटोलॉजी, आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, इन सब के बारे में ये चर्चा किया था। इसके मेन ब्रांच के बारे में चर्चा किया था। आज की वीडियो में हम इसकी रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेंगे। इसको जानने से पहले हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि जो मानव विज्ञान है वो साइंस से कैसे रिलेटेड है। तो उसको सबसे पहले जान लेते हैं कि मानव विज्ञान साइंस से कैसे रिलेटेड है। देखिए, जो मानव विज्ञान है ये भी एक विज्ञान ही है। विज्ञान मतलब क्या, यानी जो नेचर की जो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, ऐसी घटनाएं होती है, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिनको जो मनुष्य एकत्रित करता है और उसका ऑब्जर्वेशन करता है और उसको चर्चा करने के बाद एक परिणाम निकालता है, और परिणाम के बाद क्या करता है, भविष्य के लिए एक नियम बनाता है। जैसे कि ग्रेविटी हो गया, जो न्यूटन ने ग्रेविटी को ऑब्जर्व किया था, उसके बाद वो लॉ बनाया और अभी वो लॉज जो है फ्यूचर में काम आ रहे हैं। ठीक जो एंथ्रोपोलॉजी होता है ये भी यही काम करता है कि जो कुछ घटनाएं होती है, तथ्य होते हैं, उसको जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ऑब्जर्व करते हैं, उसको फिर चर्चा करते हैं, उसके बाद उसका परिणाम निकालने के बाद एक नियम बनाते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी मुख्य रूप से इसके दो हिस्से हैं एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करने के लिए। एक होता है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, दूसरा होता है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। कल्चरल और फिजिकल को हम थोड़े से डिटेल से चर्चा करते हैं। देखो, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है कि जो अलग अलग स्थान के जो मानव रहे हैं, आदि मानव रहे हैं, उनके बोन्स को ये ढूंढने में मदद करता है। उनका मेज़रमेंट कैसे किया जाए बोन का, इसके लिए मदद करता है। जो आधुनिक मानव रहे हैं, यानी जो आदि मानव रहे हैं, वो कहाँ पैदा हुए, उनकी खोपड़ी का आकार कैसे था, इन सब को जानने में कौन हेल्प करता है, दैट इज़ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो भौतिक मानव रहे हैं, मानव रहे हैं, तो मानव शास्त्रियों ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो आदि मानव थे पहले के, वो उनकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई, अफ्रीका के जावा में हुई। तो ये सब किसके द्वारा पता चला, दैट इज़ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के द्वारा। वहीं अगर सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो जो सामाजिक मानव शास्त्र है, जैसे इजिप्ट, बेबीलोन, पर्सिया, मेडिटेरियन, ये जो आदि स्थान है, इनमें जो आदिम निवासी निवास करते थे पहले, जो पहले के जो लोग वहाँ पे निवास करते थे, उनकी सभ्यता कैसी रही होगी, उनके रीति रिवाज कैसे रहे होंगे, उनके कायदे कानून कैसे रहे होंगे, उनकी शासन व्यवस्था कैसी रही होगी, धर्म का स्वरूप कैसे रहा होगा, इन सब को जानने के प्रयास कौन करता है, किसके अंतर्गत करते हैं, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि जो सांस्कृतिक मानव विज्ञान है, इसके अंतर्गत ये निष्कर्ष निकाला कि मानव शास्त्रियों ने कि जो मानव का जो विकास है वो क्रमिक रूप से हुआ है। क्रमिक रूप से मतलब जैसे मानव पहले जंगली अवस्था में था, वो जगह जगह इधर उधर घुमा फिरता था, वो शिकार फिर धीरे धीरे स्टेबल हुआ और आजीविका के लिए शिकार करने लगा, फल फूल इकट्ठा करने लगा, फिर धीरे धीरे जानवरों का पालन करने लगा, पशुपालन की ओर अग्रसर हुआ, और अग्रसर होने के बाद धीरे फिर एक जगह में सेटल होकर क्या हुआ, कृषि करने लगा, एक जगह में सेटल हो गया। पहले जो मानव है वो पत्थर का औजार प्रयोग करता था, फिर धीरे धीरे वो संस्कृतिलाइजेशन हुआ, फिर वो अलग अलग संस्कृति से इंट्रैक्शन होने के बाद लोहे के औजारों का प्रयोग करने लगा। तो इन सब से ये पता चलता है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान है, उसमें जो मानव है उनके रीति रिवाज, कायदे कानून, शासन व्यवस्था, धर्म स्वरूप, ये सब को जानने की में कौन मदद करता है, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान। अगर हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें नियम, परिणाम और निष्कर्ष पर आधारित होती है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। ऑब्वियसली जो प्रकृति यानी नेचर के जो लॉ होते हैं इसमें अप्लाई होंगे फिजिकल में, और इसमें किसी भावनाओं का स्थान नहीं होता है, इमोशन नहीं काम करते हैं, इसमें खाली लॉस काम करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ग्रेविटी जो भौतिक नियम है, भौतिक का, इसमें भावनाएं काम नहीं कर सकती।
नहीं कर सकती है। ग्रेविटी से न किसी को कोई लव हो सकता है, कोई प्रेम हो सकता है, और न कोई द्वेष या फिर घृणा हो सकता है। ये केवल लॉस के द्वारा आधारित होती है, जिसके अंतर्गत फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आता है। वही अगर सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो इसमें जो मानव शास्त्र है, इसमें भावनाएं काम में आती है, रीति रिवाज का स्थान होता है इनमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, ये पहले की में क्या चलता था, सती प्रथा चलता था। सती प्रथा में क्या होता था, जो पति है वो मरने के बाद उसकी पत्नी को उसको भी जिंदा उसकी चिता पर चढ़ाया जाता था। ऐसे मामलों में हमारे अंदर जो है उस वर्ग के प्रति कहीं ना कहीं घृणा उत्पन्न हो जाती थी, द्वेष बढ़ जाता था। तो इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें भावनाएं और रीति रिवाजों का स्थान होता है। इन सब के द्वारा इस तरह से ये विज्ञान से संबंधित होता है। कौन, फिजिकल और सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। अब हम देखते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजी है वो दूसरे ब्रांच से कैसे रिलेट करता है विज्ञान के ब्रांच से, उसको अभी देखते हैं। देखिए, जो अगर हम साइंस की बात करें, हम साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नेचुरल साइंस, एक होता है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस के अंतर्गत आ जाएंगे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी। और सोशल साइंस के अंतर्गत सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइकोलॉजी। इन सब का एंथ्रोपोलॉजी से संबंध होता है। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत हम सोसाइटी वगैरह के बारे में अध्ययन करते हैं। सोशियोलॉजी की इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसमें आर्थिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं इसका, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन करते हैं इसका, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, और ये चिंतन विचारधारा के अंतर्गत ये एंथ्रोपोलॉजी में अध्ययन करते हैं। और बायोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में जैसे मानव का न्यूट्रिशन, टिश्यू, जेनेटिक्स, इन सब के बारे में अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत। फिजिक्स में जो नेचुरल लॉ हो गया, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री, जो केमिकल रिएक्शन हो गए ह्यूमन बॉडी में, जीन, जेनेटिक्स, ये सब केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, दैट इज़। और जियोलॉजी में जो जीवाश्म रहे होंगे प्राचीन काल से, उस सब का जो स्टडी है वो भी एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये सभी जो है एंथ्रोपोलॉजी से संबंधित है। तो इसको सबसे पहले जो इसके नेचुरल साइंस होता है और सोशल साइंस होता है, इसमें कुछ थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, और इसमें कुछ विवाद भी रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इनके बीच में कौन कौन सा विवाद था और कब से ये इनके बीच में ये चली आ रही है। दोस्तों, हमने एंथ्रोपोलॉजी को नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस में डिवाइड तो कर लिया था, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि ये दोनों कैसे एक दूसरे से अलग है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। दोस्तों, आज से लगभग 10 से 100 साल पहले जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहा करते थे, उनको इस बात की चिंता भी नहीं थी, यानी इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि एंथ्रोपोलॉजी किस ब्रांच में आता है, इनको कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक कॉम्टे करके एक समाजशास्त्री थे, उन्होंने जब समाजशास्त्र की नींव रखी थी, तो इसे उन्होंने ये कहा था कि ये विज्ञानों का विज्ञान है। यानी इसके अंतर्गत जो सोशोलॉजी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ये सब इसमें आ जाते हैं। ऐसा उन्होंने कहा था, विज्ञानों का विज्ञान है, इसलिए ऐसा कहा था। तो एंथ्रोपोलॉजी को हम फिर धीरे धीरे अभी जो आज के ज़माने में एंथ्रोपोलॉजी बहुत ऐसा एक की सब्जेक्ट नहीं है, यानी ये समाजशास्त्र के अंतर्गत इसको नहीं पढ़ा जाता। आज के ज़माने में जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, समाजशास्त्र है, उनके बीच में बहस चलती रहती है। वो तो बहस के द्वारा उनमें छिड़ गई कि जो एंथ्रोपोलॉजी है वो दो टाइप में डिवाइड, जैसे नेचुरल साइंस एक हो गया, एक होता है सोशल साइंस। नेचुरल साइंस के फेवर में थे रेडक्लिफ ब्राउन, फोर्ड्स और नाडेल करके जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ये नेचुरल साइंस के फेवर में आए। इनका कहना क्या था, इसका स्टैंड देख लेते हैं। इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि जो मानव शास्त्र है, इनका काम सिर्फ जो प्राचीन संस्कृति है उनको इकट्ठा करना ही नहीं है, बल्कि जो नेचुरल लॉस होते हैं, प्रकृति के जो नेचुरल लॉ होते हैं, जैसे नेचुरल लॉ के द्वारा, प्राकृतिक विज्ञान के द्वारा नेचुरल लॉ का पता लगाते हैं, वैसे ही जो नेचुरल साइंस है इसके द्वारा सामाजिक नियमों का पता लगाते हैं। ऐसा ये रेडक्लिफ ब्राउन और ये फोर्ब्स
नेचुरल साइंटिस्ट के लोगों का मानना था। जैसे आदि समाज में पहले कौन कौन से नियम हुआ करते थे, वैसे कोई समाज में जो आज आज तक आदिकालीन समाज में जो जी रहे हैं, उन अवस्थाओं में आज भी उपस्थित होंगे। तो वैसे ही वो नियम प्रकट हो जाएंगे। जिन नियमों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है, जिन नियमों में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो क्या क्या है, किस में आ जाएंगे, नेचुरल साइंस में आ जाएंगे। सोशल साइंस में क्या है, क्रोबर और बिंड ने इन्होंने ये अपवाद स्वरूप इन्होंने ये बताया कि जो प्राकृतिक विज्ञान की तरह जो समाज के जो स्थिर नियम है, यानी नेचुरल साइंस में क्या काम करते हैं, स्थिर नियम काम करते हैं जो कभी चेंज नहीं हो सकते, जो पीढ़ी दर पीढ़ी भी लगातार चलते ही रहते हैं। तो इसमें जो नेचुरल स्थिर नियम है, इसका पता नहीं लगाता कौन, सोशल साइंस, बल्कि समाज जो है वो गतिशील है, परिवर्तनशील है। उन सब नियमों का पता कौन करता है, सोशल साइंस करता है। कि इनका कहना था कि जो हर समाज है वो एक जैसा नियम कैसे हो सकते हैं हर समाज में। ऑब्वियसली जो अगर हम एक ही स्थान पर हैं और कोई दूसरे स्थान पर है, उनका नियम अलग होगा, हमारा नियम अलग होगा। इस तरह इन्होंने ऐसा बताया कि एक समाज का एक जैसा नियम नहीं हो सकता। इसलिए मानव शास्त्रों को इन्होंने नेचुरल साइंस में ना रखकर सोशल और ह्यूमैनिटीज़ में रखा। किसने? सोशल साइंस की विचारधारा के जो लोग थे, प्रभावित थे, क्रोबर और बिंड ने, इन्होंने सोशल साइंस को और ह्यूमैनिटीज़ में किसको रखा, एंथ्रोपोलॉजी को रखा। और इन्होंने नेचुरल साइंस में रखा किसने, ब्रैडकिल, ब्राउन, फोर्ब्स और नाडेल, क्योंकि ये मानते थे कि जो नेचर के लॉस होते हैं वो स्थिर है, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। इनका ये मानना था। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम आगे देखेंगे कि ये दोनों ही गलत नहीं थे, दोनों के स्टैंड जो थे वो लगभग सही थे। इनका अपना अपना मानना सही था। आगे हम देखते हैं। देखिए, जो नेचुरल के फेवर में थे और जो सोशल के फेवर में थे, वो अपने अपने अनुसार सही थे। इस आधार पर उन्होंने जो एंथ्रोपोलॉजी है, हम एंथ्रोपोलॉजी को दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है फिजिकल पार्ट, एक होता है सोशल पार्ट। अगर फिजिकल पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, जो पुरानी स्कल हो गया, कहीं पे अगर हमको खुदाई के दौरान स्कल मिल गया, उनका नाप जोप करना हो, उसके संबंध में कोई स्थिर नियम बनाना हो जो कभी चेंज नहीं हो सकता, इन सब के बारे में स्टडी हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसलिए ये नेचुरल साइंस के अंतर्गत आता है। अगर हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, तो सामाजिक मानव विज्ञान की बात करें, तो इसमें जो आदि मानव के सभ्यता के जो धर्म थे, पहले संस्कृति थे, मानव संगठन थे, सामाजिक संगठन है, इन सब का पता लगाने में जो सोशल साइंस है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें जो प्राकृतिक मानव विज्ञान है, इसकी तरह कोई स्थिर नियम तो नहीं बना था, लेकिन जो समाज के जो परिवर्तनशील है, गतिशील है, इन सब के बारे में जो लॉस है, इसका पता कौन करता है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी वो अपने अपने अनुसार दोनों सही थे। तो इस तरह से ये जो सोशल और नेचुरल साइंस जो है, ये मानव विज्ञान से संबंधित थे। अब हम देखते हैं कि नेचुरल साइंस क्या है, नेचुरल साइंस मानव विज्ञान से कैसे संबंधित है। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी जो है नेचुरल साइंस से कैसे संबंधित है, कैसे रिलेटेबल है। तो नेचुरल साइंस के अंतर्गत बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, जियोलॉजी, ये सब आ जाते हैं नेचुरल साइंस के। जैसे बॉटनी और जूलॉजी की बात करें, तो जो प्राचीन चट्टान रहे होंगे, वनस्पतियाँ रही होंगी, जानवर रहे होंगे, या प्राचीन मानव के अवशेष है, वो जीवाश्म के रूप में कहीं ना कहीं दबे रहे होंगे। और इन अवशेषों के आधार पर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो मनुष्य जिस ज़माने में रहा होगा, वो वनस्पति और जानवर किसके समकालीन है, किसी जो पेड़ पौधे रहे होंगे उस ज़माने में, तो कौन से ज़माने के थे, इस चीज़ का पता कौन लगाते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट लगाते हैं, जिसमें जियोलॉजी और बॉटनी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये जूलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, जूलॉजी के और बायोलॉजी के अंतर्गत जो हेरिडिटी इन्वायरमेंट, यानी वंशानुगत जो नियम है, वो सिद्धांत है, वो हर समय एंथ्रोपोलॉजी के हमेशा काम आते रहता है। जैसे हेरिडिटी में से अगर हम देखें, तो
एक नस्ल से दूसरी नस्ल कैसी बनी होगी, माता पिता में कौन से गुण संतानों में पाए गए होंगे। इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो जनजातियों की जो समस्या है उसको हम हल कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्राचीन मानव रहे हैं और वर्तमान मानव रहे हैं, उनके बीच में क्या संबंध रहा होगा, उनका जो स्कल है, बोन है, ब्रेन है, वर्टिब्रल कॉलम है, वो कैसे वर्तमान मानव और प्राचीन मानव से अलग अलग रहे होंगे। इन सब का पता किस पे लगाया जा सकता है, जूलॉजी और बॉटनी के अंतर्गत नेचुरल साइंस में हम इसको पढ़ते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी सोशल साइंस से कैसे रिलेटेड है, यानी सामाजिक विज्ञान से कैसे संबंधित है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब से जो एंथ्रोपोलॉजी है इसका घनिष्ठ संबंध है। जैसे सोशल साइंस है, इसको 3 पार्ट्स में अगर डिवाइड करके हम देखें तो हिस्ट्री के अंतर्गत हम देखते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी कैसे संबंधित है। हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि जो इतिहास है वो नॉन स्क्रिप्टेड और स्क्रिप्टेड यानी लिपिबद्ध है, जहाँ पर लिखने की शैली नहीं मिली थी, जो पढ़ा नहीं जा सकता जिसे, और एक है स्क्रिप्टेड यानी जिसमें लिपिबद्ध प्राप्त हुई थी। इस आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो इतिहास है वो सिर्फ प्राचीन घटनाओं का अध्ययन करता है, यानी जो पुराने जो घटनाएं होती है इनका अध्ययन कौन करता है, इतिहास के अंतर्गत किया जा सकता है। पास्ट एविडेंस के आधार पर हम इसके रिजल्ट यानी परिणाम निकाल सकते हैं। लेकिन जो आर्कियोलॉजी है इसे कैसे डिफरेंट है कि ये इतिहास की पहुंच से पहले जो कुछ भी था उसके बारे में ये प्रकाश डालता है, उस पर नज़र डालता है, उन सामग्री को इकट्ठा करता है और इसके परिणाम स्वरूप अपना क्या बनाता है, एक हिस्ट्री बनाता है। इसलिए इसे पूर्व इतिहास कहते हैं। पूर्व इतिहास किस लिए कहते हैं, क्योंकि इतिहास के पहले की चीज़ों पर नज़र कौन डालता है, आर्कियोलॉजी। जैसे अफ्रीका में जावा मानव की उत्पत्ति हुई, ये इतिहास से पहले की थी, उनकी स्कल कैसा था, टूल का डेवलपमेंट वो कैसे करते थे, इन सब के बारे में आर्कियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और सोशियोलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ा जाता है, देखिए जो सोशियोलॉजी के अंतर्गत है वर्तमान मानव समाज की जो सभ्यता रही है, वो संस्कृति रही है, रीति रिवाज रहे हैं, शासन व्यवस्था रही है, धर्म, जादू टोना, ये सब जो रहे हैं, इन सब के बारे में सोशियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। और ये एंथ्रोपोलॉजी से कैसे अलग है, तो एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है कि जो प्राचीन काल की जो सभ्यता व संस्कृति रही है उसको लेकर कौन चलता है, एंथ्रोपोलॉजी चलता है। और जो वर्तमान में जो मानव की जो सभ्यता रही है उसकी तुलना किससे करता है, जो भूतकाल की जो सभ्यता थी उससे करता है एंथ्रोपोलॉजी। इस तरह ये भविष्य की ओर इशारा करता है कि उनकी संस्कृति आगे कैसी होगी। तो इस तरह से एंथ्रोपोलॉजी से ये सोशल साइंस भी रिलेटेड है। इसके बाद हम देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन साइंस से कैसे रिलेटेड है। एंथ्रोपोलॉजी जो ह्यूमन साइंस से कैसे रिलेटेड है, तो ह्यूमन साइंस से संबंध रखने वाले मनोविज्ञान व दर्शन शास्त्र है, यानी इसमें साइकोलॉजी और फिलोसफी आ जाता है। साइकोलॉजी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जो मानव की जो मानसिक रचनाएं कैसी बनी होगी, मानसिक व्यवहार जो है, इन सब का अध्ययन साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वही अगर संस्कृति से साइकोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है, यानी संस्कृति के बारे में साइकोलॉजी बात नहीं करता है, मनोविज्ञान कुछ नहीं बोल पाता है। हालांकि जो मानव शास्त्र है इसके परिणाम को यह मानकर संस्कृति को जानने का ये प्रयास करता है कि जो भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ रही होंगी उसके विकास में मनुष्य की जो मानसिक व्यवहार है उसका क्या रहा होगा, यानी अलग अलग जो संस्कृतियाँ बनी पनपी उनका जो मानसिक व्यवहार है उस समय कैसा रहा होगा और किस किस प्रकार की संस्कृति को उनका मानसिक व्यवहार ने जन्म दिया, इन सब के बारे में साइकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो एंथ्रोपोलॉजी का ही एक पार्ट हो सकता है। लिंटन ये कहते हैं कि जो मनोविज्ञान है इसकी सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि जो प्राचीन मानव के क्या विचार रहे होंगे, वो कैसे सोचता होगा, उनकी भावनाएं कैसी रही होंगी, इन सब के बारे में हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। आई होप गाइस आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियोस में हम और इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।